तो पहला क्वेश्चन है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। देखो इसको प्लमर विंसन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। प्लमर विंसन सिंड्रोम का मतलब होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी जो एनीमिया है वो कैसा होता है, इसमें जो आरबीसी होती है वो हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि आयरन होता ही नहीं, जब आयरन होगा ही नहीं तो एचबी भी नहीं बनेगी, तो एचबी नहीं बनेगी तो कलर तो होगा नहीं, इसलिए हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक एचबी नहीं होगा तो आरबीसी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। थैलासीमिया में भी हमने यही चीज़ देखा था, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक टाइप का आरबीसी होता है। फिर उसके बाद कह रहा है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किसको बोलते हैं, तो माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक, सॉरी, कह रहा है कि माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो दी नर्स वुड क्वेश्चन थी पेशेंट, तो हम उससे क्या पूछेंगे, तो कह रहा है कि फ्लूइड एसिड इनटेक, तो फॉलिक एसिड इनटेक जो था वो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में B12 और B9 की कमी हो रही थी। नेक्स्ट कह रहा है किसी को गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, गैस्ट्रिक सर्जरी मतलब स्टमक की सर्जरी हुई है। तुमको पता है स्टमक में B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा था क्योंकि वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता था, तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा तो परनीसियस एनीमिया हो सकता है उसको, ठीक है। फिर डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, तो हाँ हम ये पूछेंगे क्योंकि डाइटरी इंटेक ऑफ और परनीसियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी था वो तो मेगासाइटिक था, मेगा क्या नाम था यार, मैक्रोसिटिक था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोसिटिक है और हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या था, हाइपरक्रोमिक एनीमिया था ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डाइटरी इनटेक होगा आयरन का वो पूछेंगे, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आरबीसी कैसा हो जाता है, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक, ठीक है। और हिस्ट्री सिकल सेल एनीमिया का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमने माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया नहीं पढ़ा है, ठीक है, थैलासीमिया में पढ़ा था। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि मिस्टर एक्स हैं, उनको बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है और आयरन डिफिशियंसी उनको हो रही है क्योंकि उनको डंपिंग सिंड्रोम हो गया है, ठीक है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुआ क्यों मिस्टर एक्स को, तो देखो बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है। बैरियाट्रिक सर्जरी एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जब किसी को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाए, कोई बहुत हद से ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उस समय एक सर्जरी की जाती है बैरियाट्रिक सर्जरी। इसमें इसको रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी या गैस्ट्रिक रिसेक्शन भी बोलते हैं। इसमें जो स्टमक होता है उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, इंसान का जब स्टमक ही नहीं होगा तो कुछ खा ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग में खाना खाते हैं वो तो स्टमक में ही जाके स्टोर होता है, तो इसलिए बैरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। तो इसमें इसको माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसका लिमिटेड ही एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि स्टमक निकाल दिया जाता है, क्योंकि स्टमक से बहुत सारे इंट्रिंसिक फैक्टर निकलते हैं और इस वजह से जो स्टमक होता है वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है, उसको डंपिंग बोलते हैं, है ना। स्टमक से जो खाना खाएंगे वो स्टमक से बहुत जल्दी इंटेस्टाइन में चला जाएगा क्योंकि स्टमक में जगह ही नहीं बचेगी। तो डंपिंग सिंड्रोम में क्या होगा, कैल्शियम और आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जो खाना है वो बहुत जल्दी आगे चला जाता है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसलिए कैल्शियम और आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। इसीलिए जिसकी बैरियाट्रिक सर्जरी हुई रहती है उसको किस चीज़ मतलब कौन सी डिफिशियंसी हो जाती है, कैल्शियम की और आयरन की, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, पुअर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इन्हांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन सप्लीमेंट, मतलब जब आयरन की टैबलेट लेते हैं या आयरन कहीं से भी खा रहे हैं तो उसके साथ क्या ऐसा लो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि अगर आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ विटामिन सी दिया जाता है, और इसीलिए बोलते हैं जो चना होता है, जब हम कच्चा चना खाते हैं तो उसमें नींबू निचोड़ के खाओ, क्योंकि नींबू में क्या होता है, विटामिन सी होता है। क्योंकि विटामिन सी क्या करता है कि जो आयरन का फेरिक फॉर्म होता है उसको चेंज करता है फेरस में, और जो फेरस होता है ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है जीआईटी में, ठीक है। इसीलिए आयरन के साथ में विटामिन सी लेना चाहिए, ठीक। तो विटामिन सी ऑरेंज जूस, आंवला, नींबू, जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें विटामिन सी होता है।
तो विटामिन सी लो जब भी आयरन खा रहे हो तो। फिर उसके बाद कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट मेथड टू रिगार्डिंग आयरन सप्लीमेंट, मतलब आयरन सप्लीमेंट के साथ क्या चीज़ सही है। तो पहला कह रहा है मिल्क, तो आयरन को कभी भी कैल्शियम के साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर कैल्शियम के साथ लेंगे तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जैसे चना है खा रहे हैं तो उसके साथ चाय मत पियो, उसके साथ दूध मत पियो, कोई डेयरी प्रोडक्ट मत खाओ। चना खा रहे हो तो चना ही खाओ, ठीक है। ऐसी चीज़ जो आयरन सप्लीमेंट है, साग खा रहे हो उसमें नींबू निचोड़ लो, लेकिन उसके साथ कैल्शियम वाली चीज़ नहीं खाओ कि साग खा रहे हो तो उसके साथ दही खा ली, तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दही में भी तो कैल्शियम है, डेयरी प्रोडक्ट है। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मिल्क के साथ, नहीं, ये तो एकदम ही गलत है, आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है लेमन जूस, सही बात है। तो लेमन जूस में क्या होगा, विटामिन सी होगा। विटामिन सी क्या करेगा, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। फिर कह रहा है अलोंग विद वाटर, तो ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट विटामिन सी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, वाटर कुछ ऐसा नहीं करेगा। फिर फूड के साथ, फूड के बाद लो, इससे भी उतना कोई खास मतलब नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसमें कह रहा है आफ्टर हैविंग फूड, एक्चुअली में देखा जाए ना तो जो आयरन होता है ये खाने के 1 से 2 घंटे बाद लेना चाहिए, ठीक है। 2 घंटे बाद लेना चाहिए ताकि जो स्टमक है वो खाली हो जाए थोड़ा, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें टेनिन और ऐसे कुछ सबस्टांस होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। इसीलिए एक्चुअली में मतलब ये चीज़ है कि पेट जो है खाली हो तभी आयरन लेना चाहिए, मतलब मोस्टली ये चीज़ होती है, ठीक है। खाने के साथ भी कुछ मतलब आयरन एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता अगर आयरन को खाने के साथ लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि कौन सा एनीमिया जो प्रेगनेंसी में अनकॉमन है, मतलब कॉमनली नहीं होता है। तो विटामिन B12 एनीमिया जो होता है ये जनरली प्रेगनेंसी में नहीं देखने को तुमको मिलेगा, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी तो बहुत ही कॉमन होता है, फॉलिक डिफिशियंसी से पता ही NTD हो जाता है। तो विटामिन B12 डिफिशियंसी प्रेगनेंसी में देखने को नहीं मिलता। फिर कह रहा है मोस्ट कॉमन टाइप का जो एनीमिया होता है कौन सा होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन है, हर जगह ही मोस्ट कॉमन है, इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। हर 10 में से 8 लोगों को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया रहता ही है। फिर कह रहा है एनीमिया कॉमनली सीन इन फॉलोइंग वुमेन, एनीमिया कौन कौन सी औरतों में देखने को मिलता है। तो मल्टीपैरिटी, जो लोग बहुत बच्चे पैदा कर चुकी हैं, सही बात है, क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो आयरन लॉस होगा, और आयरन जो होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, ठीक है, तो फुलफिल नहीं हो पाता, इसलिए जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, मल्टीपैरिटी वुमेन, उनमें भी एनीमिया होगा। चाइल्ड बियरिंग वुमेन में तो रहेगा ही, ठीक है, कंटिन्यू उनको क्या होता है, मतलब पीरियड भी आता रहता है, ये सब चीज़ें, और उतना इनटेक भी नहीं कर पाती। और इंडियन सोसाइटी में तो बहुत ही कॉमन है एनीमिया वुमेन में, ध्यान ही नहीं देती हैं। फिर उसके बाद लोअर इनकम ग्रुप, भाई मिडिल क्लास में तो आयरन का एनीमिया इतना ज़्यादा है फीमेल्स में, तो लोअर इनकम ग्रुप में तो और भी रहता ही है, ठीक है। तो इन सारे केसेस में एनीमिया देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रिविलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एमंग यंग चिल्ड्रन, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ए मेजर रीज़न फॉर द यंग चिल्ड्रन, कह रहा है कि मतलब एक यंग चिल्ड्रन है उसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत प्रिविलेंट है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसीलिए है कि क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, कई बार ऐसा होता है उनको ज़बरदस्ती 1-1 2-2 गिलास दूध पिला रहे हैं, दिन भर में 4 गिलास दूध पिला रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो अदर चीज़ खाएगा नहीं, और जो खाएगा भी उसमें से कैल्शियम की दूध बार बार पीने की वजह से क्या है, आयरन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो आयरन डिफिशियंसी बहुत कॉमनली ऐसे बच्चों में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कह रहा है बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन क्लाइंट इन कम्युनिटी, तो कौन सा वाला आयरन है जिसकी हम जांच करते हैं, तो हम हमेशा जो स्टोर्ड आयरन है उसकी जांच करते हैं, जैसे कि सीरम फेरेटिन, हमने पीछे पढ़ा था जब RBC टूटी थी, वहाँ से सीरम फेरेटिन के बारे में पढ़ा थे, वाटर सॉल्युबल होता है और ये आयरन का स्टोर्ड फॉर्म होता है। आयरन के हमने 2 स्टोर फॉर्म पढ़े थे, एक हीमोसाइड्रिन, एक फेरेटिन, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना। तो फेरेटिन की जांच करते हैं, और जो ट्रांसफेरेटिन होता है वो ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है आयरन का, इस फॉर्म में आयरन ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बॉडी में जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये भी पढ़ चुके हैं, हीमोसाइड्रिन और फेरेटिन के फॉर्म में। फिर कह रहा है कि आयरन डिफिशियंसी का फीचर क्या होगा, तो देखो पहला कह रहा है वेट लॉस, तो एक्चुअली में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में वेट लॉस डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। होता क्या है कि जब किसी को आयरन डिफिशियंसी होती है
तो उसे भूख नहीं लगती, ठीक है, भूख नहीं लगती एनीमिया की वजह से, उसे थकान और कमजोरी लगी रहती है। तो इस वजह से उसका जो डाइजेशन है वो ठीक से काम नहीं करता, ठीक है, ठीक से काम नहीं करता। तो इस वजह से वो जो खाता है उसको वो अच्छा नहीं लगता, तो वो ठीक से खाता है नहीं, तो इस वजह से भी वेट लॉस होता है। तो ये सब कारण है। तो वेट लॉस डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी में। कई बार देखोगे बहुत मोटे मोटे लोग होते हैं, बहुत मोटी मोटी औरतें होती हैं, उनके में भी आयरन डिफिशियंसी रहती है, ठीक है। तो वेट लॉस आयरन डिफिशियंसी में जनरली देखने को नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ, सही बात है, ताकत ही नहीं लगती, एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि हम हर टाइम थकान लगी रहती है, वीकनेस रहता है, फटीगनेस रहता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें रैपिड पल्स हो जाता है, रैपिड ब्रीथ हो जाता है। रैपिड पल्स और रैपिड ब्रीथ, ताकि क्योंकि क्या है, आरबीसी कम हो जाएगी, एचबी नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, तो हार्ट क्या करेगा, तेज़ी से काम करेगा और हम सांस तेज तेज लेंगे ताकि ऑक्सीजन और ज़्यादा बॉडी के अंदर जाता रहे, ठीक है। तो रैपिड ब्रीदिंग होगी। पाइका का मतलब होता है जो नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें होती हैं उसको खाना, जैसे मिट्टी होना, मिट्टी खाना, चौक खाना, ये सब चीज़ें खाएंगे तो पाइका, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी में पाइका बहुत कॉमनली देखने को मिलता है ना। पेल स्किन हो जाएगी, पेलार कलर की स्किन हो जाएगी, मतलब स्किन का अच्छा कलर नहीं रहेगा, हल्का हो जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल बड और लैसिट्यूड, एग्जॉशन होगा, जब ऊपर चढ़ेंगे तो बहुत हाफा आएगा। तो ये सब क्या होगा कि फिशर एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, जो मुंह होगा उसके किनारे से फटा हुआ रहेगा। ये सब क्या होते हैं, कॉमन फीचर होते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में स्पून शेप का नेल देखने को मिलता है, ठीक है, चम्मच के जैसा धसा हुआ नेल देखने को मिलता है। आयरन डिफिशियंसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। स्पून शेप नेल किस में देखने को मिलता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। फिर ये लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इसका मेनली इसमें ये देख लिया तुमने, स्पून शेप फिंगर नेल है, स्पून शेप है, तो क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ता ही है, हमने ऊपर देख लिया था। फिर कह रहा है कि एनीमिया का इसमें से एक्सेप्शन पूछा है, एनीमिया के साइन का एक्सेप्शन पूछा है। तो येलोइश स्किन किस में होती है, जॉइंडिस में होती है। एनीमिया में पेलार स्किन होती है, ठीक है। पेलार का मतलब लैक ऑफ कलर, कलर नहीं होगा उसका, लेकिन येलो नहीं होती है स्किन। येलो क्या होता है, स्कलरा येलो हो जाता है थोड़ा बहुत, येलो क्या होता है, पेलार कलर का हो जाता है। बॉडी लेकिन जो होती है वो येलो नहीं होती, येलो जॉइंडिस में होता है। डिज्नी ऑन एक्सर्जन, सांस लेने में दिक्कत होगी, टेकिकार्डिया होगा, लिथार्जी होगा, ये भी हमने देख लिया ऊपर कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्लाइंट हैज़ नॉट हैड ए बवल मूवमेंट फॉर 3 days फॉर द फॉलोइंग मेडिकेशन में कंट्रीब्यूट टू कॉन्स्टिपेशन, मतलब 3 दिन से उसको बवल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको कौन सी दवा से कॉन्स्टिपेशन हुआ है। तो आयरन ऐसा सप्लीमेंट है ना कि उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ब्लैक स्टूल देखने को मिलता है, दांत जो होते हैं काले हो जाते हैं, जीभ काली हो जाती है। जब भी कोई आयरन सप्लीमेंट लेता है, नॉजिएटेड हमेशा फील होता है, वॉमिट भी हो सकता है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट किसके होते हैं, आयरन सप्लीमेंट के। इसीलिए जो लोग आयरन लेते हैं उनको बोला जाता है कि उनको स्ट्रॉ से पीना चाहिए, ठीक है। जो पाइप होती है ना, जैसे खींच के हम लोग वो पीते हैं ना, फ्रूटी, स्ट्रॉस को बोलते हैं। स्ट्रॉ से हमको आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जो लिक्विड प्रिपरेशन है वो लेने से, जो मतलब दांत हैं और जीभ का कलर है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो इससे स्टेनिंग नहीं होगी दांतों में। फिर कह रहा है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुआ है, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम एडवाइस करोगी, ठीक है। तो आस्क अ चाइल्ड इफ़ वांट टेक मेडिसिन, ऐसा तो नहीं, कोई भी दवा ऐसे नहीं बोलनी है कि जब मन किया तब खा लो, ऐसा तो किसी भी दवाई में नहीं करते हैं। मिक्स मेडिकेशन विद मिल्क, मिल्क के साथ तो करना ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा, आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, कैल्शियम होता है मिल्क में। फिर कह रहा है मेडिकेशन को स्ट्रॉ से लेना है, तो सही बात है, ताकि दांतों का कलर जो है वो ख़राब ना हो। फिर मेडिकेशन आफ्टर लंच एंड स्वीट डिज़र्ट टू डिस्टिंग्विश द टेस्ट, ऐसा नहीं, आयरन का कुछ मतलब आयरन का मेटालिक टेस्ट वैसे भी रहेगा, भले तुम खाओ कुछ या ना खाओ, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है जेड ट्रैक जो टेक्निक होती है आईएम इंजेक्शन लगाने की, ये इसका फ़ायदा क्या है, मतलब आईएम इंजेक्शन हम लगा रहे हैं
तो जेड ट्रैक टेक्निक यूज़ करने से क्या होता है, तो जेड ट्रैक टेक्निक यूज़ करने से जो मेडिकेशन होता है वो सबकुटेनियस टिश्यू से लीक नहीं करता, ठीक है, सबकुटेनियस टिश्यू में लीक नहीं करता, आईएम में लगाया है आईएम में ही रहेगा। जेड ट्रैक टेक्निक से जनरली हम कौन सी मेडिकेशन लगाते हैं, जो इरिटेटिव होती है, डार्क कलर होती है, गाढ़ी होती है, जैसे आयरन सॉर्बिटॉल हो गया, डेक्स्ट्रेन हो गया, ये सब क्या है, ये गाढ़ी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, और बहुत इरिटेट करती हैं, पेन करती हैं, तो इनको डीप ग्लूटियल वेंट्रोग्लूटियल में लगाते हैं और मेनली जेड ट्रैक टेक्निक से लगाते हैं। फिर कह रहा है जेड ट्रैक टेक्निक से आयरन को एडमिनिस्टर किया, तुमने आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया, तो जेड ट्रैक टेक्निक एक्चुअली में क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है उसको पुल स्किन डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचते हैं ऐसे करके, उस जगह से ना रहे, जब खींचेंगे फिर खींच के फिर उसमें सिरिंज निडल डालेंगे, निडल डाल के दवा को इंजेक्ट कर देंगे, फिर जैसे ही निडल निकालेंगे तैसे ही वो स्किन जो ऐसे की थी उसको छोड़ देंगे, तो वो जो आईएम में जहाँ पे निडल गई थी वो जगह सबकुटेनियस से कवर हो जाएगी, सबकुटेनियस में लीक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है जेड ट्रैक टेक्निक। जेड ट्रैक जो इंट्रामस्कुलर टेक्निक होती है, ये कौन सी मेडिकेशन को लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो इरिटेटिव डार्क कलर की होती है, ठीक है, जैसे सॉर्बिटॉल और डेक्स्ट्रेन। फिर कह रहा है कि आईएम इंजेक्शन, एक्चुअली में आईएम इंजेक्शन जो होता है, जेड ट्रैक ही नहीं, कोई भी आईएम इंजेक्शन है वो वेंट्रोग्लूटियल में सेफ होती है, डॉर्सोग्लूटियल हम नहीं लगाते हैं। डार्सोग्लूटियल को इसलिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि सियाटिक नर्व डैमेज होने का खतरा रहता है, ठीक है। और जेड ट्रैक टेक्निक लगा रहे हैं आईएम इंजेक्शन, क्योंकि जेड ट्रैक टेक्निक जो इरिटेटिव मेडिसिन है वो लगाएंगे, तो इरिटेटिव वेंट्रोग्लूटियल में ही लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मसल ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद कह रहा है जेड ट्रैक मेथड इंजेक्शन का एक्सेप्शन पूछा हुआ है, तो प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ अल्कोहल, सही बात है, क्लीन कैसे करते हैं, 70% अल्कोहल से। फिर उसके बाद जो निडल होती है वो लॉन्ग तो रहेगी क्योंकि आईएम में इंजेक्शन को लगाना है। एस्पिरेट करेंगे पहले, तो ये भी सही बात है, ताकि हम ये चेक करेंगे कि जो निडल है वो ब्लड वेसल्स में तो नहीं चली गई है, तो आईएम इंजेक्शन लगाते टाइम तो ये करते ही हैं। और कह रहे हैं इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत ज़ोर से रब करेंगे, नहीं करना होता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो जो आईएम को छोड़ के वो कहाँ लीक कर जाएगा, सबकुटेनियस में लीक कर जाएगा, इसीलिए कभी भी रब नहीं करना होता है। फिर कह रहा है कि आयरन इंजेक्शन है, एडल्ट में लग रहा है, तो हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर, वही जेड ट्रैक टेक्निक से हम लगाएंगे। फिर कह रहा है पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन चाइल्ड में लग रहा है, तो क्या करोगे, तो देखो जहाँ पे लग रहा है इंजेक्शन लगाने के बाद वहाँ पे आइस को अप्लाई कर देंगे ताकि पेन नहीं हो, ठीक है। फिर उसके बाद रोटेट करेंगे इंजेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्मली मसाज तो करना ही नहीं है। निडल आफ्टर ड्राइंग ड्रग इन सिरिंज, ये भी नहीं करना है। फिर उसके बाद एनीमिया का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है, तो कह रहा है ए प्लास्टिक एनीमिया, तो ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बोन मैरो सप्रेशन होता है ना, बोन मैरो सप्रेशन होता है, तो इसमें हमको पता है क्या होगा, बोन मैरो एप्लेजिया दिया है इसमें, बोन मैरो सप्रेशन में इसी में होता है ना ए प्लास्टिक एनीमिया। फिर उसके बाद परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया में हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने बताया था परनीसियस एनीमिया में B12 क्या होता है, B12 ठीक से एब्सॉर्ब नहीं हो पाता, इसकी कमी हो जाती है, ये एडिशन डिजीज़ में भी देखने को मिलता है, ये जब बताया परनीसियस पढ़ाया था तब बताया था। फिर उसके बाद सी हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होगा, हीमोलिटिक मतलब जो आरबीसी होगी वो टूटने लगेगी, मतलब डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो सिकिल सेल एनीमिया होता है, तो सिकिल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल टाइप की एचबी बनती है, पता था ना, स्ट्रक्चर जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है।